हेलो दोस्तों, मैं शेखर शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब पर आपकी टॉप 20 सीरीज चल रही है, जिसमें मैं एसएससी जीडी या सीएचएसएल, सीजीएल और रेलवे के जो लास्ट ईयर एग्जाम में प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को लेकर आपको मैं प्रश्न करा रहा हूं। टॉप 20 में क्या है कि आपके सारे चैप्टर रिवाइज में आ जाते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा है। और जब आप गणित कर चुके होते हैं तो उस समय आपको रिवीजन की जरूरत होती है, तो ये रिवीजन, इस स्पेशल की कह सकते हैं, ये रिवीजन क्लास है। तो इसी तरीके से अगर आप इस सीरीज को सपोर्ट करेंगे, जैसा कि आप सभी ने अभी तक किया है, तो हम टॉप 20 जीके की सीरीज भी लेके आ रहे होंगे। अब क्या है देखेंगे, जैसे पहला प्रश्न है, एक बार खुद से करने की कोशिश करें, फिर उस पर आगे काम करें, ठीक है ना। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जरूर लिखें। देखो जैसा पहला प्रश्न है, अब जैसे कि पहला प्रश्न है आपके लिए, और पहला प्रश्न आपके किस चैप्टर से है, तो जैसा कि मैंने लास्ट आपको बताया था कि पहले आपको चैप्टर पता होनी चाहिए किस चैप्टर से प्रश्न है। तो इसमें बताया गया है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से देहरादून तक 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और देहरादून से दिल्ली तक 130 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या रहती है। अब पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल पूछी, यानी कि प्रश्न बना है रेलगाड़ी से। प्रश्न किस चैप्टर से है? रेलगाड़ी से। अगर प्रश्न रेलगाड़ी से है तो आप ये कह सकते हैं, अब देखो आपसे पूछ रहा है पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या है। औसत चाल के लिए आपको पता है कि औसत चाल के लिए दो फॉर्मूला काम करते हैं। एक तो रहता है कुल दूरी बटे कुल लगा समय, और एक रहता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई कब लगना है? जब एक निश्चित दूरी पर जाना हो और उसी पे वापस आना हो। अब उसने कहा दिल्ली से देहरादून तक तो जाती है और देहरादून से दिल्ली तक वापस आती है, तो एक ही निश्चित दूरी है। और अगर दूरी निश्चित है तो आपका फॉर्मूला रहता है औसत चाल बराबर 2xy बटे x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2 x का मान 120, y का मान 130 बटे x प्लस वाई कितना, दोनों को जोड़ेंगे 250। इस वाली जीरो से तो ये जीरो गई। अब देखो, एक तो तरीका यह है कि मैं संख्याओं को काट लूं, दूसरा तरीका यह है ऐसा करता हूं, मैं गुणा 4 यहां करे दे रहा हूं और गुणा 4 यहां करे दे रहा हूं। इसका ये फायदा रहने वाला है आपके लिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 12 दूनी 24 गुणा 4 गुणा 130 बटे 25 चौका 100। अब देखो इस वाली जीरो से तो जीरो गई, आपके लिए बन गई संख्या कितनी? 24 गुणा 13 चौका 52 बटे 10। अब देखो 4 दूनी 8 और लास्ट में इकाई अंक आना है 8। अब देखो अगर मैं यहां गुणा करता हूं तो 52 दूनी 104 और 104 दूनी 208। 208 का क्या आ गया? 8 हासिल के लिए कितने बने? 20। 52 दूनी 104, 104 20 कितना? 124। एक अंक बाद दशमलव, तो आंसर कितना आ गया? 124.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। अगर प्रश्न कम समझ में आता, देखो ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैंने 4 की गुणा करी है, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। जरूरी नहीं हम 4 की गुणा करें, हम डायरेक्ट 25 का भी भाग कर सकते हैं। 25 का भाग करने से बेहतर है कि आप उसे 100 बना लें, और 100 बनाने के बाद कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देखेंगे अगला प्रश्न। आपको औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगाना है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहां x जाने की चाल है और y आने की चाल है। देखते हैं अगला प्रश्न। और भाई वीडियो के जो आपके ये प्रश्न हैं जिन्हें मैं करा रहा हूं, इसकी पीपीटी मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल देता हूं, जहां से आप डाउनलोड करके इसका सॉल्यूशन का प्रिंट निकलवा सकते हैं या अपने पास रख सकते हैं। और टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, तो आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। देखो अगला प्रश्न किस चैप्टर से है? पहला काम चैप्टर पता होनी चाहिए, कौन से चैप्टर से? तो उसने कहा वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना किए जाने पर कोई धनराशि 2 वर्ष में 3025 और 3 वर्ष में 33,275 रुपए हो जाती है। अब एक बार बताओ कि उसने कहा 2 वर्ष में 3,250 रुपए और 3 वर्ष में 3375 रुपए हो जाती है। तो प्रश्न अगर चक्रवृद्धि ब्याज का है तो आपको यह पता होनी चाहिए कि किस अनुपात में राशि बढ़ रही है। तो उसने कहा राशि है कितनी? 3,250। 3,250 हो कितनी रही है? तो उसने कहा 33,275। 33,275। अगर संख्या कटती है तो इन्हें काट के अनुपात में बना लेना। जैसे 25 से कट जाएंगी
25 एकम 25, बचे 5, 52 हुआ, 25 दूनी 50, बचे 2 और 25 एकम 25 जीरो। अब मैं इसे काटता हूं तो 25 से काटेंगे 25 एकम 25, बचे कितने, तो बचेंगे कितने, 5 और 3 8, 82 हुआ, 25 दिया 75 और फिर 25 दिया 75 और 25 एकम 25, फिर संख्या कट जाएगी, 121 से काट दें भाई, 121 नहीं काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 11 हम 121, एक जीरो आ गई, 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, फिर इन्हें अनुपात में बना रहे हैं, फिर काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 से कट गई 10 बार और ये कट गई 11 बार। इसका मतलब एक बात क्लियर है, राशि 10 से बढ़कर एक वर्ष में 11 हो जाती है। अगर राशि एक वर्ष में 10 से बढ़कर 11 हो रही है तो एक बात क्लियर है कि यहां राशि अगर 30,250 रुपए हुई है तो ये क्रिया 2 बार रही होगी। भाई 10 से बढ़कर 11 हुई है, 2 वर्ष हैं, 2 वर्ष है तो मैं इन्हें 2 बार लिख रहा हूं। अगर 3 वर्ष होते तो मैं 3 बार लिखता। अब देखो अगर मैं ये वाली राशि लेता हूं तो यहां मुझे 10/11 3 बार लिखना होगा। अब मैंने 2 बार लिखा क्योंकि हमें वापस मूलधन पे जाना है। तो यहां क्या करना है, जैसे 11 से 11 दूनी 22, बचे 8, 82 हुआ, 11 सत्ते 77 और 11 पंजे 55 जीरो। 11 से 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 जीरो, कितना आ गया, 2 5 1 2 3 जीरो। तो आंसर कितना आ गया, 25,000 रुपए थी वह राशि। वह राशि कितनी थी, 25,000 रुपए। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखो करना कुछ नहीं है, अगर आपको चैप्टर का पता है कि किस चैप्टर से प्रश्न है तो आप उस पर काम कर पाएंगे। तो पहले चैप्टर का पता होना चाहिए, उसके बाद हम सॉल्यूशन कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। अगर चक्रवर्ती ब्याज से प्रश्न है तो आप उन्हें अनुपात में बनाएं, अनुपात से पता चल जाती है कि ब्याज कितनी आ रही है। ये 10 रुपए की राशि एक वर्ष में 11 हो रही है, इसका मतलब 1 रुपए ब्याज है इसमें, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखो तीसरा प्रश्न, उसने कहा 15,000 रुपए में सामान बेचने पर रामू को 3,000 रुपए का लाभ होता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। अब उसने कहा 15,000 रुपए में सामान बेचा। देखो बढ़िया प्रश्न है, 15,000 रुपए में सामान बेचा। और इसी तरीके का एक प्रश्न अब से पहले आरपीएफ में पूछा गया था, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर हुआ था जिसमें बिल्कुल इसी की तरह प्रश्न था। अब एक बार बताओ कि 15,000 रुपए में सामान बेचा गया, अगर बेचा गया है तो क्या यह विक्रय मूल्य है, क्या ये सेलिंग प्राइस है, कितना 15,000 रुपए। 15,000 में बेचा और उसका 3,000 रुपए का लाभ है। अगर मैं आपसे कहूं कि लाभ 3,000 का, तो मुझे एक बार बताओ खरीदा कितने का। भाई आप मुझे इसका ये बता दें कॉस्ट प्राइस कितने का। भाई कितने का खरीदा गया है, 15 का बेचने पर 3,000 का लाभ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर इस लाभ को मैं घटा देता हूं तो क्या इसका 12,000 रुपए क्रय मूल्य होगा। भाई 12,000 रुपए इसका क्रय मूल्य होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका लाभ प्रतिशत कितना है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो आप कहेंगे 3,000 रुपए का लाभ है, कितने पे है, तो क्रय मूल्य पे है, कितने पे है, तो क्रय मूल्य पे है, और गुणा 100। 3,000 का लाभ 12,000 रुपए पर गुणा 100, क्योंकि 12,000 क्रय मूल्य है। 1 2 3, 1 2 3, 3 से काटेंगे 3 चौका 12, 4 बार कट गया, 4 से काटेंगे 25 बार। तो उत्तर कितना आ गया कि उसका जो लाभ प्रतिशत है वो 25% है। उसका लाभ कितना है, 25%। कौन सा ऑप्शन है, सी। देखो इसमें स्टूडेंट गलती कहां कर सकता है, इसमें गलती यहां हो सकती है कि 3,000 रुपए का लाभ 15,000 पे, 15,000 पे नहीं होगा स्टूडेंट, गलती हो जाएगी वहां। अगर वहां आपने 15,000 ही क्रय मूल्य मान लिया तो फिर तो उत्तर गलत आना है। भाई 3 से काटेंगे 3 पंजे 15 और 20% ऑप्शन में भी होगा, जो ऑप्शन बी दिया है, तो वो आपका गलत है। हमेशा याद रखना लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होंगे, हमेशा लाभ और हानि किस पर, क्रय मूल्य पर। देखो अगला प्रश्न, देखो प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है आपसे। चौथा प्रश्न कहता है 10%, 20% और 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगी। यानी कि 10, 20 और 40% के समतुल्य आपसे बट्टा पूछा गया है। समतुल्य बट्टा का एक सीधा लॉजिक है, जैसे 10% है तो आप इनका सॉल्यूशन कर लें। 10% को आप लिखेंगे 10/100, 10% को आप लिखेंगे 10/100, 0 से 0 गई, कितना आ गया 1/10। अब देखो बट्टा की बात है, इसका मतलब 10 से कितना 9, बट्टा की बात है 10 से कितना 9। दूसरा है 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 पे अगर 1 का बट्टा तो जाएगी कितने की 4/5,
4/5, इसका मतलब 5 से वैल्यू कितनी रह गई? 4। अगला है 40%। 40% का मतलब है कितना? 2/5। 40% का मतलब है 2/5। 5 में से 2 का बट्टा रह कितनी की जाएगी? 3/5। 5 में से 2 का बट्टा रह कितनी जाएगी? 3/5। इसका मतलब 5 वाली वस्तु अगर 2 का बट्टा के बाद जाएगी तो कितनी की जाएगी? 3 की। तो अगर संख्या यहां इस तरीके से लिखे तो बस इनकी गुणा कर दो। 5 पंजे 25 गुणा 10 कितना? 250। यहां कितना आएगा? 9 गुणा 4 36, और 36 दिया 108। भाई 36 दिया 108। मुझे बताओ 250 वाली वस्तु अगर मैं 108 में बेच रहा हूं तो मैंने कितने का बट्टा दिया होगा? तो आपने कहा आपने बट्टा दिया 142 का। आपका बट्टा कितने का गया? 142 का। भाई 142 का बट्टा जाएगा, और 142 का बट्टा कितने पे जाएगा? तो आपका जाएगा 250 पे गुणा 100। अब देखो, अगर मैं इसे काटता हूं 25 से 10 बार, 25 से 4 बार, अब संख्या काटनी नहीं है ताकि एक अंक बाद दशमलव लगाने के काम आए। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 4 एकम 4 और 1 5, तो बटे में 10, और जब 10 का भाग करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 56.8%। 56.8%। कौन सा ऑप्शन दिया है? सी ऑप्शन दिया है। 56.8% का वहां बट्टा दिया गया होगा। एक बार फिर से बताता हूं, देखो बट्टा का मतलब है कमी। 10% 1/10, 10 पे 1 का बट्टा कितना? 9। 20% 1/5, 5 पे 1 का बट्टा कितना? 4। 40% 2/5, और 5 पे 2 का बट्टा वैल्यू कितनी बनी? 3/5। ठीक है ना, बस कंपेयर करनी है, बाकी कुछ नहीं है, आसान है। देखते हैं अगला प्रश्न। देखो छठा प्रश्न बिल्कुल इसी की तरह है। छठा प्रश्न, इसने कहा 10%, 20% और 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे ज्यादा बार अगर प्रश्न कोई रिवाइज हुआ है एसएससी के किसी भी एग्जाम में, तो एकमात्र प्रश्न है जिसका रिवाइज सबसे ज्यादा बार है, वो यही है कि 10%, 20% और 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा? तो देखो 10% का मतलब 1/10 हुआ। भाई 10% बट्टा, बट्टा मतलब कमी, तो आप कहेंगे 1/10, वैल्यू कितनी रह जाएगी? 9/10। वैल्यू कितनी रहेगी? 9/10। अगला है 20% कमी। भाई 20% का बट्टा कितना? 1/5। 5 पे 1 का बट्टा वैल्यू कितनी रहेगी? 4/5। अगला है 30%। 30% का मतलब कितना? 3/10। 30% मतलब 3/10, मतलब 10 पे 3 का बट्टा वैल्यू कितनी रहेगी? 7/10। इसका मतलब वैल्यू 10 से पहली बार में कितनी हो रही है? 9। अगली बार 5 से कितनी? 4। अगली बार 10 से कितनी वैल्यू हो रही है? 7। देखो एक तरीका यह है कि मैं संख्याओं को काट लूं, एक तरीका यह है मैं डायरेक्ट कंपेयर करके लाऊं। 10 गुणा 10 100, 100 पंजे 500। अब ये रह कितनी गई? तो आपने कहा 7 चौक 28 गुणा 9 अट्ठे 72 का 2, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। मुझे बताओ 500 वाली वस्तु अगर 252 की जा रही है, भाई ये आपका क्रय मूल्य बनता है या एमआरपी बनता है? और बट्टा की बात है तो ये एमआरपी बनेगा। ये बनेगा आपका एमआरपी, और ये बनेगा आपका एसपी। मुझे बताओ 500 वाली वस्तु 252 में जा रही है, क्या 248 का बट्टा है? और 248 का बट्टा कितने पे? 500 पे गुणा 100। 248 का बट्टा 500 पे गुणा 100। ये वाली 2 जीरो चली जाएंगी, 5 से काटेंगे 5 चौका 20, और 5 से काटेंगे 5 चौक 20, बचे 4 48 हुआ, 5 नाम 45, और 5 छिक्के 30, 49.6% आ गया, जो इसका क्या है? आंसर है। उम्मीद करता हूं यहां तक बढ़िया से समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलते देखो अगले प्रश्न पे। एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे अगले प्रश्न को।
देखो अगला प्रश्न देखेंगे, छठा प्रश्न आपने कर भी दिया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि यहां क्वेश्चन नंबर 7 है पर ये 6 दो बार लिख गया है। देखो अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहे हैं एक निश्चित राशि पर 20% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। इसका मतलब प्रश्न बना है सीआई और एसआई के कॉम्बिनेशन से, और अगर इनके कॉम्बिनेशन से है तो उसने कहा 20% 2 वर्ष, अंतर कितना है 964 रुपए है। राशि की गणना कीजिए। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसका एक शॉर्टकट तरीका डायरेक्ट बता दे रहा हूं। जब भी 2 वर्ष के लिए प्रश्न आए आपसे मूलधन पूछ ले तो आप लगाएंगे मूलधन बराबर जो भी अंतर दिया हो, अंतर जो भी दिया हो, अंतर कितना है 964, और गुणा में जो 20% जो भी दर रहे उसका सॉल्यूशन करना। 20% का मतलब कितना, आपने कहा जी 1/5। जो नीचे वाली संख्या बने इसके वर्ग की यहां गुणा कर देना भाई 1/5। 5 का वर्ग कितना 25, 5 का वर्ग कितना 25। कम समझ में आए कि कहां से आया तो फिर से वीडियो को दोबारा से करके देखें। बस 25 की गुणा कर दो, 25 चौका 100 की 0, 25 छिक्के 150 और 150 10 160, 60 की 0, हासिल के लिए 16, 25 निम्मा 225 और 225 में 16 जोड़ दिए, कितने बन गए 241, 241। तो आंसर आ गया 24,100 रुपए। उसका मूलधन था 24,100 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है। उम्मीद करता हूं प्रश्न बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे, और अगर प्रश्न बढ़िया से समझ में आ रहे हैं तो भाई वीडियो को शेयर करते रहें, और आप लाइक करेंगे तो हमें भी पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट हमें सपोर्ट कर रहे हैं। देखेंगे अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि 27, 108 और 165 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। देखो एसएससी का फिलहाल में कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां ये प्रश्न नहीं आ रहे हो, या तो प्रथमानुपाती की बात करता है, या द्वितीय अनुपाती की बात करता है, या तृतीय या चतुर्थ। यहां आपसे पूछा गया चतुर्थ अनुपाती क्या है। जब आपसे चतुर्थ अनुपाती पूछ ले, चतुर्थ अनुपाती पूछा हो कभी भी, आपको क्या करना है, बाद वाली दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, पहली संख्या का भाग करना है। बाद वाली दोनों संख्या कितनी है 108 और 165, 108 और 165, भाग कितने का 27 का, 27 का भाग करेंगे 27 चौका 108, बस 165 में 4 की गुणा, 4 पंजे 20, 4 छींग 24 और 2 26, 4 एकम 4 और 2 6, आंसर कितना आ गया 660 आ गया, जो क्या है आपका आंसर है ऑप्शन डी। अब देखो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, अगर पेपर में आया है आपको पता है इन वाले दोनों संख्याओं की गुणा करनी है, 27 का भाग करना है, तो सब कुछ गायब हो सकता है। 165 जो बना है वो बना है 15 गुणा 11 से। इसका मतलब उत्तर ऐसा आने वाला है जो 11 से कट रहा है, तो 11 से ना ये कटती ना ये कटती ना ये कटती, ये क्या आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आप इसे जल्दी से इस तरीके से भी कर सकते थे। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है आपसे। देखो एक बार करके करने की कोशिश करें खुद से प्रश्न को, 8वें प्रश्न को एक बार खुद से करने की कोशिश करेंगे। देखो 8वां प्रश्न ये कह रहा है एक कार 240 मिनट में 1080 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड, उसने कहा उसकी चाल मीटर पर सेकंड क्या होगी। यानी कि जो आपके पास समय मिनट में है बस उसे सेकंड में बदल देना, और चाल जो किलोमीटर में है उसे मीटर में बदल देना। भाई आपके पास जो चाल किलोमीटर में है उसे मीटर में बदल दो। तो आपने कहा 1080, भाई आपसे पूछा गया कि उसकी चाल कितनी है, तो पहला काम है चाल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई चाल समय दूरी का प्रश्न है, तो चाल का फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितनी है, तो आपने कहा 1080। अब किलोमीटर को मीटर में बदल रहे हैं, आपको पता है कि 1 किलोमीटर में, भाई 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो चाल देखो मीटर में बदल गई कि उसने मीटर पर सेकंड पूछा है। अब ये है 240 मिनट, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 की गुणा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 240 मिनट में कितनी सेकंड होंगी 60, भाई 240 गुणा 60 होंगी। इस वाली जीरो से तो ये जीरो गई, 6 से काट रहे हैं, 6 एकम 6, बचे कितने 4, 48 हुआ 6 अट्ठे, 6 से काटेंगे 6 तिया 18 और 6 चौक 24,
0 से 0, 4 से काट रहे हैं 25 बार, 25 दिया 75, तो इसकी चाल कितनी आ गई 75 मीटर पर सेकंड आ गई। कौन सा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। आपका ऑप्शन कौन सा आ गया, डी आ गया, जो आपका क्या बन गया आंसर। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो जो प्रश्न में पूछा हो, रेलगाड़ी के प्रश्न की क्वालिटी, जो प्रश्न में पूछा है फॉर्मूला उसका लगा दो, बाकी आप ढूंढ ही लाओगे। देखो अगला प्रश्न करेंगे एक बार खुद से। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। अब उसने कहा है कि शहर की जनसंख्या में 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, एवरेज वृद्धि है कि उसने कहा 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कहता है 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है। और देखो यहां से प्रश्न, इन संख्याओं से बार बार प्रश्न आता है। 5% बोलता है, 4% बोलता है, 20% बोलता है, 25% बोलता है, सेम संख्याओं के साथ प्रश्न आते हैं यहां से। अब देखो वो आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो आपको क्या करना है, वर्तमान जनसंख्या लेनी है। 5%, 5% का मतलब रहता है 1/20, 5% का मतलब 1/20, फिर आ जाएगा 21/20, क्योंकि वृद्धि हो रही है। कमी होती तो मैं घटा के लिखता, अब कहा है उसने 2 वर्ष बाद, तो आप 2 बार गुणा कर दें, 21/20 गुणा 21/20, 21/20 गुणा 21/20, दोनों जीरो चली गई, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 4 चौक 16, तो ये बन गया 21 21 441, तो आप कहेंगे 40 गुणा 441, जीरो आएगी, 4 एकम 4 आएगा, 4 चौक 16 का 6 आएगा, 4 चौक 16 और 1 17, यानी क्या कि 17,640, 17,640 कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। जब आप इसे पेपर में करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, प्रश्न की कैलकुलेशन मौखिक हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। भाई 20% या सॉरी 5% 1/20 चक्रवर्ती ब्याज की तरह काम कर रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब 21/20, बस 2 बार गुणा करनी है। 2 वर्ष बाद 2 बार गुणा, 3 वर्ष बाद 3 बार गुणा करेंगे, बस इतना करना है आपको। देखो अगला प्रश्न कह रहा है किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। मुझे बताओ शंकु का आयतन, फॉर्मूला लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन रहता है, देखो बेलन का आयतन πr², है शंकु का आयतन 1/3 πr², 1/3 पाई का मान 22/7, क्योंकि ऑप्शन पाई में नहीं दिया है। r², आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर, ऑप्शन भी सेंटीमीटर में, तो आप इसे 21 गुणा 21, क्योंकि r² है, गुणा ऊंचाई कितनी है, तो आपने कहा ऊंचाई है 20, 7 से 7 या 21, भाई खत्म 21, तो बन गया 21 गुणा 22, तो 22 से कम 22 का 2, और 22 दूनी 44, 44 और 2 46, गुणा कितना 20, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, और 4 दूनी 8 और 1 9, और 1 ये 0, तो आंसर कितना आ गया 9240, 9240। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया। बस अगर देखो यहां आपके एसएससी के एग्जाम में जो प्रश्न आए वो ऐसे थे जो फॉर्मूला में मान रखो और आपका उत्तर आ जाएगा। एसएससी के पेपर में फिलहाल में वो प्रश्न आ रहे हैं जो एक ही लाइन में उत्तर दे रहे हैं एडवांस गणित के, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना आ गया 9240 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगला प्रश्न है किस चैप्टर का, तो उसने कहा एबीसी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिन में पूरा कर देते हैं, इसका मतलब प्रश्न बना है समय कार्य से। उसने कहा एबीसी मिलकर एक कार्य को 40/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आप यही लिखेंगे a + b + c कितने दिन में, तो आपसे कहा गया 40/3 दिन में। तीनों ने मिलकर एक काम करना शुरू किया, 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो आपका काम है कि 5 दिन यहीं से घटा दो, आपका काम है 5 दिन पहले यहीं से घटा दो। तो मुझे बताओ कि ए बी और सी का जो काम बचा है, तो 5 दिया 15, 40 में से 15 गए, तो एक काम बचा है 25/3 दिन का, 25/3 दिन का।
तीनों ने मिलकर 5 ने, फिर ए ने काम छोड़ दिया, बी और सी ने शेष काम को 17 दिन में पूरा कर दिया। इसका मतलब जो ए बी सी काम कर सकते थे 25/3 दिन में, वो बी और सी ने कितने दिन में किया? 17 दिन में। तो 25 और 17 का एलसीएम लेना है आपको। नीचे वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, आपको ऊपर वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है। जब मैं इनका एलसीएम लेने गया तो एलसीएम आया 25 × 17, 25 × 17 बटे, मुझे एक बार बताओ 25 से अगर इसे आप काटने जाएंगे तो 17 × 51, जितनी बार भी कटता है उसकी गुणा। भाई 25 से आप काटेंगे 25 खत्म, 17 बचेगा, 17 की गुणा नीचे वाली संख्या में, 17 × 51, ये एफिशिएंसी आ रही है, क्षमता। जब आप 17 से काटेंगे 17 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना? 25। अब मुझे बताओ 51 में कौन कौन है? तो आपने कहा 51 में तो ए बी सी तीनों हैं। 25 में कौन है? तो आपने कहा बी और सी है। अगर मैं यहां से ए की क्षमता निकालना चाहूं तो मैं 51 में से 25 घटा के कह सकता हूं ए की जो क्षमता है वो 26 है। ए की जो क्षमता है 26 है। अगर प्रश्न कम समझ में आए तो वीडियो को फिर से चला के देखें। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसी तरह के एक प्रश्न में, ताकि अगली वीडियो में फिर से ला पाऊं, ताकि मैं आपको बेहतर से समझा पाऊं। तो ए की क्षमता 26 आ गई। अब ये पूछ रहा है कि दिनों की संख्या लगभग ज्ञात कीजिए जिसमें ए ने पूरा काम किया। अब ए पे पूरा काम कराना है, तो मुझे बताओ पूरा कार्य, देखो मैं फिर से लिख रहा हूं कि पूरा कार्य कितना होगा। तो पूरा कार्य होगा इन सभी के दिन है 40/3, और इन सभी की क्षमता कितनी है? तो इन सभी की क्षमता कितनी? 51, जो अभी निकाली थी, गुणा 51 बटे ए की क्षमता कितनी? 26। 13 से काट रहे हैं, 13 से नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 से 17 थी 51, 2 से कट जाएगा 13 बार, और 2 से काटेंगे 20 बार, तो ये बन गया 340। भाई 17 दूनी 34, 340/13, 13 से काटेंगे 13 दूनी 26, बचे कितने? 13 दूनी 26, 8, 80 बचा, और 80 के लिए 13 छिंग 78, तो आंसर आ गया लगभग 26 दिन, क्योंकि उसने पूछा लगभग कितने दिन, तो आंसर आएगा लगभग 26 दिन में ए अकेला पूरा कार्य कर लेगा। अगर प्रश्न समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को फिर से देखें, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका आंसर कितना आ गया? 26 दिन। चलेंगे अगले प्रश्न पे। देखो 12वां प्रश्न फिर आपका समय कार्य का है, 12वां प्रश्न फिर आपका समय कार्य का है। करेंगे एक बार इसे, 12वें प्रश्न को करने की कोशिश करेंगे खुद से। समय कार्य का प्रश्न है जो कि आपके लिए बढ़िया है, आप इसे कर सकते हैं, आसान है। क्योंकि देखो इसने कहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया, इसी की तरह बन गया। मुझे बताओ कि ए और बी कितने दिन? 30 दिन। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ कार्य किया। जब 20 दिन तक कार्य एक साथ कर रहे हैं, इसका मतलब काम बचा है ए और बी का कितने दिन का? 10 दिन का। ए और बी का कितने दिन का? 10 दिन का। फिर बी चला गया, अगर बी चला गया है इसका मतलब बचा कौन होगा? ए ने, और अन्य 20 दिन में ए ने से इस कार्य को पूरा कर दिया। अन्य 20 दिन में मुझे बताओ जो काम ये मिलकर 10 दिन में कर सकते थे, वो अकेले ए ने बी के जाने की वजह से, क्योंकि बी तो चला गया है, वो काम होगा 20 दिन में। तो आपको इस 30 को नहीं लेना, आपको इन दोनों को लेना है, क्योंकि शेष काम पे तो ये दोनों लग रहे हैं। भाई जो काम ये 10 दिन में कर सकते थे वो ए ने कितने दिन में किया? 20 दिन में। तो आपका काम क्या है? इनका एलसीएम लेना है। इनका एलसीएम कितना आ गया? 20। 10 से काटेंगे 2 बार और 20 से काटेंगे 1 बार। इसमें कौन है? तो इसमें पता चल गया ए और बी है। इस एक में कौन है? तो आपको पता चल गया ए है। तो यहां से मैं बी की क्षमता निकाल सकता हूं, कितनी है? 1। बी की क्षमता कितनी? 1। अगर बी की क्षमता 1 है तो कह रहा है ए अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा। देखो पहले तो पूरा काम निकालना, मुझे बताओ पूरा काम 30 गुणा 30 दिन तक जब काम करते हैं तो ए और बी दोनों करते हैं, और ए और बी दोनों करते हैं तो ए और बी की क्षमता रहती है 2। ए और बी की क्षमता है 2। तो इस काम को करने जब ए अकेला आएगा तो ए की क्षमता तो 1 है, तो इस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। इस काम को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा, जो कि आंसर है। देखो इसमें तो वैसे भी पता चल रही थी
भाई 62 नहीं हो सकता, इसके लिए 31 चाहिए, 66 नहीं हो सकता, इसके लिए 11 चाहिए, 56 नहीं हो सकता, इसके लिए 8 और 7 चाहिए, और 8 और 7 तो किसी की क्षमता बनने वाली नहीं है यहां। तो ये तो अगर तुक्का मार दे तो भी 60 ही लगाते, क्योंकि 20 और 30 से कटने वाली संख्या 60 ही है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखेंगे 13वां प्रश्न। देखो बेईमान दुकानदार वाले, अक्सर जब आप पेपर देने जाते हैं तो बेईमान दुकानदार वाले प्रश्न तो आपको सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। जैसे देखो ये प्रश्न कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार या एक बेईमान डीलर अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम के लिए 945 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप कहेंगे 55 ग्राम की बेईमानी कर ली, 55 ग्राम की बेईमानी कर ली, कितने पे? 945 पे, और गुणा 100। तो आप इसमें कह सकते हैं बेईमानी ऊपर आएगी और जो दुकान से सामान गया वो नीचे आएगा। 5 से काटेंगे 11 बार, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 4 बचा 44 हुआ, 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45, तो कितना बन गया? 1100 बटे कितना? 189। मुझे बताओ 18 पंजे 90, 18 में छिक्के 108 ज्यादा हो जाएगा, 18 पंजे 90, तो आंसर आएगा 5 दशमलव कुछ। 5 दशमलव में एक ही ऑप्शन दिया है, कौन सा? 5.82। तो आप लिख सकते हैं 5.82, क्योंकि रेंज से ही लगभग पूछ रहा है कि लगभग कितना होगा, और 5 से केवल एक ही ऑप्शन दिया है, जो क्या है आपका आंसर है ऑप्शन सी। इसमें जितने भी ग्राम की बेईमानी हो वो बेईमानी ऊपर आती है, जो दुकान से सामान जाए वो नीचे आता है, गुणा 100। यही आपका क्या बनता है? ये इसका लाभ प्रतिशत बन जाता है। ये आपका क्या बनेगा? लाभ प्रतिशत बन जाएगा। देखो अगला प्रश्न, 14वां प्रश्न। अगर आप वीडियो को भाई शेयर करेंगे तो सपोर्ट मिलेगी, जिसका आपको ये फायदा है कि हम टॉप 20 जीके की सीरीज भी लेके आएंगे आपके लिए। फिर देखो ये कह रहा है पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? अब पहली संख्या को अगर मैं ए मान लेता हूं तो उसने कहा ए का 75% बराबर किसके है? तो उसने कहा बराबर है बी के 60% के। बराबर है किसके? बी के 60% के। प्रतिशत से तो प्रतिशत गया, 25 नहीं 15 से काटेंगे, 15 पंजे 75 और 15 चौका 60। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं 5a बराबर कितना? 4b। 5a बराबर कितना? 4b। तो a का मान तो इस कंडीशन में b के साथ रहता है और b का मान इस कंडीशन में a के साथ रहता है। तो आप ये कह सकते हैं a का मान 4 अनुपात b का मान 5 अनुपात b का मान कितना? 5। तो आंसर कितना आ गया? 4:5 आ गया। कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन नंबर सी, जो आपका क्या है? आंसर है। बस याद रखना जैसे प्रश्न में दिया है उसे उस तरीके से लिख देना है। देखो अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। बहुत आसान प्रश्न है, इसे आप करेंगे एक बार। 15वां प्रश्न। और भाई अगर वीडियो में स्पीड ज्यादा लगे प्रश्न को करने की तो इस बात को भी आप कमेंट में जरूर लिखें। देखो ये कह रहा है ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बेकरी के लिए 12% अधिक बाजरा आटा मंगवाने का निर्णय लिया। यदि उसने पिछले वर्ष 240 किलोग्राम का ऑर्डर किया था तो उसे इस वर्ष कितनी मात्रा में बाजरे का आटा मंगवाना चाहिए? उसने एक बात बोली है कि 12% और वो भी अधिक। जब 12% अधिक है तो आप ये कहेंगे 240 तो पहले ही मंगवा रहा था। जब 12% अधिक मंगाएगा तो 112% मंगाएगा भाई, 100%। भाई 112% अधिक मतलब 112/100। इस वाली जीरो से तो जीरो गई, संख्या आप काट नहीं रहे। मुझे बताओ कि 24 गुणा 112/10, एक अंक बाद दशमलव लगाने के काम आएगी। 24 दूनी 48। इसका मतलब बाद में 8 आना है। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, केवल बाद में 8 आना है। या मैं कह सकता हूं 24 दूनी 48 का 8 हासिल के लिए 4 बन जाएंगे। 24 एकम 24 और 4 28 और 24 एकम 24 और 24 और 2 कितना? 26। तो आंसर कितना आ गया? 268.8 किलोग्राम आ गया। और कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। ये भी गलत है आपका, ऑप्शन आपका सी आ गया। भाई 12% अधिक था तो 112/100 करना था, 112/100 करना था। अब देखो ये रहता है 16 गुणा 7, मैं इसे विभक्ति के नियम से कर सकता था। 7 आ गया, मुझे क्या करना था? इन दोनों ऑप्शनों को 7 से चेक कर लेना था।
इन दोनों ऑप्शनों को 7 से चेक करना था। देखो 7 या 21, 4 बचे 48 हो जाएगा, 7 छिंग 42, 6 बचा 68, 7 के पाड़े में नहीं आता, ये गलत है। 7 या 21, 5 बचे 58 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, 2 बचेगा, 7 चौक 28, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसे आप विभक्ति के नियम से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगला प्रश्न, ये कह रहा है एक अलमारी 14,360 रुपए में लाई गई और इसके परिवहन पर 240 रुपए खर्च किए गए। मुझे बताओ अलमारी की कीमत कितनी है? 14,360 रुपए, 14,360 रुपए। किराए पर कितना खर्चा आया? 240 रुपए। किराए पर कितना खर्चा आया? 240 रुपए। तो क्या इसका क्रय मूल्य बन जाएगा भाई? इसका क्रय मूल्य बन जाएगा या लागत मूल्य बन जाएगा? मुझे एक बार बताओ कि 14,360 और 240, तो ये बन गए 14,600, 14,600। अब उसने कहा है कि 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना होगा? पिछले प्रश्न में क्या था? देखो इससे पहले वाले प्रश्न में था कि 12% लाभ, तो मैंने 112/100 लिखा। अब इसमें है 15% लाभ, तो आप इसे कितना लिखेंगे? 115/100, 115/100। इन वाली 2 जीरो से तो 2 जीरो गई, बना कितना? 146 गुणा 115, 146 गुणा 115। अब 146, 115 की गुणा 146 में करनी है। अब देखो इसे क्या करना है? विभक्ति के नियम से कर दें। 146 और 115 की गुणा करनी है, तो इसे हम विभक्ति के नियम से कर सकते हैं। देखो 115 में 23 आ रहा है, तो 23 का नियम लगा देना।
देखो भाई, इस प्रश्न को देखेंगे जो कि बस कैलकुलेशन करनी है और कैलकुलेशन के बाद सीधा आंसर आ जाएगा। और यार वीडियो इतनी मैंने आपका समय लिया उसके लिए क्षमा, ठीक है। आगे से नहीं होगी ये जो वीडियो में बात हुई है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल थी। अब देखो 146 की गुणा 115 में करनी है। मुझे एक बार बताओ कि अगर मैं 146 को 115 को ऐसे लिख देता हूं 100 + 15, तो मुझे बताओ 146 की गुणा 100 में करेंगे तो 146 00 प्लस, जब 15 की गुणा या करेंगे 15 छिक्के 90 की 0, 15 चौका 60, 60 और 9 69 का 9 हासिल के लिए बन गए आपके 6, और 15 कम 15, 15 और 6 बन गए 21। तो बस जोड़ेंगे, बाद में तो 9 0 आना ही है, 6 और 1 7 आना है, 4 और 2 6 आना है, तो कितना आ गया 16,790। 16,790 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। जब मैंने यहां कैलकुलेशन करी थी इसी से पता चल गया कि बाद में 90 आना है, तो यहीं तक प्रश्न हो जाता। तो आंसर कितना आ गया 16,790। देखेंगे अगला प्रश्न। कह रहा है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3,000 रुपए, यदि इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी हैं और उनका वेतन कितना है 12,000 रुपए है, तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना होगा? शेष श्रमिकों का औसत वेतन 2,500 रुपए है, तो श्रमिकों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रश्न बना है मिश्रण से। आपके पास 3 वैल्यू दी है और जिसमें एक की संख्या भी दी है। तो उसने कहा किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 3,000 रुपए, तो आप बीच में तो लिख दें 3,000 क्योंकि सभी हैं, जिसमें 12 उच्च अधिकारी हैं जिनका औसत वेतन कितना है 12,000 रुपए है, और शेष कर्मचारियों का कितना है 2,500 रुपए है। अगर मैं यहां से यहां क्रॉस घटा के जा रहा हूं तो यहां तो बचेंगे 500, यहां बचेंगे कितने 9,000, 1 2 3, 1 2, तीसरी नहीं कटी तो 5 से इससे काटे दे रहे हैं, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 18 पंजे 90, 5 एकम 5 और 5 से काटेंगे 18 पंजे 90, तो यहां 1 आ जाएगा और यहां आपका 18 आ जाएगा। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है 12। आपसे पूछ रहा है कुल कर्मचारी, अगर कुल पूछ रहा है तो 12/1 और गुणा में 18 और 1 19, बस 19 की गुणा 12 में कर दो, 19 दूनी 38 और 19 से कम 19, और 19 और 3 कितने हो गए 19 और 3 हो गए आपके 9 और 3 12, 19 और 3 हो गए 22। तो आंसर कितना आ गया 228। कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन नंबर सी आ गया, जो आपका क्या है आंसर है। एलिगेशन में क्या करना है, जो सभी का औसत होता है उसे बीच में लिखते हैं, फिर आप क्रॉस घटा देते हैं। एक चादर का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 14% अधिक अंकित है, यदि अंकित मूल्य पर 14% की छूट दी जाती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो जब भी ऐसा प्रश्न आए कि एक बार मूल्य बढ़ाया और दोबारा घटाया गया हो और आपसे पूछ ले कि उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है, तो ऐसे प्रश्न में आप सदा बाहर लगाना, उत्तर देगा। उसने कहा 14% अधिक अंकित किया गया और फिर 14% का बट्टा दिया गया। बट्टा का मतलब कमी, अधिक अंकित किया गया मतलब वृद्धि। पहले प्लस लगा दिया क्योंकि वृद्धि है, अब प्लस माइनस माइनस, 14 गुणा 14/100, इस वाले 14 से ये वाला 14 गया, तो 14 गुणा 14 कितना 196, और 196 में 100 का भाग करेंगे कितना आ गया 1.96, 1.96% का लाभ आ जाए, लाभ नहीं हानि आ जाएगी, क्योंकि चिन्ह माइनस है इसीलिए हानि आएगी। 1.96% की हानि, कौन सा ऑप्शन है डी। करना क्या है, सदाबहार लगाना है, जब भी मूल्य अधिक अंकित कर दे और फिर घटा दे उस मूल्य को, तो आप इसमें सदाबहार लगाए। सदाबहार बताता है अगर प्लस चिन्ह, देखो मैं एक बार लिखे दे रहा हूं यहां, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100, प्लस चिन्ह जब लेना है जब वृद्धि हो, माइनस चिन्ह जब लेना है जब कमी हो, प्लस चिन्ह जब लेना है जब वृद्धि हो और माइनस चिन्ह जब लेना है जब कमी हो। देखो 19वां प्रश्न लिख रहा है 12, 15 और 25 से विभाज्य 6 अंक की सबसे छोटी संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? देखो इसे अगर मैं तुक्का से करना चाहूं तो तुक्का से कैसे होगा, मतलब अगर आंसर से डायरेक्ट ही करना है, मुझे बताओ 12 में क्या एक 3 है भाई, 15 में भी एक 3 ही है, और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 3 तो एक ही बार आएगा। मुझे बताओ अगर मैं 9 से 3 को भाग दूंगा तो मुझे पता है एक ही 3 कट पाएगा, एक 3 तो शेष हो जाएगा, और एक 3 शेष हो जाएगा तो वही बचने वाला है। देखो एक बार
12, 15 और 25 इनका एलसीएम ले लिया मैंने। 25 और 15 और 12 का एलसीएम। पहला काम है 12, 15 और 25 का एलसीएम लेना है, का एलसीएम, जो कितना आएगा 300। आपको क्या करना है, 300 का भाग, उसने कहा है 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 2 3 4 5। भाई 300 से एक बार 300, सॉरी 3 बार चला जाएगा, 3 तिया 9, बचेंगे कितने 100, ये वाली जीरो आ जानी है, तो फिर आप कहेंगे 3 तिया 9। मुझे बताओ अगर मैं इसमें अगली बार 100 बचाने के बाद एक बार कम भाग देता हूं और मैं कुछ घटा देता हूं, तो कुछ घटाने के बाद वैल्यू तो 5 अंक में चली जाएगी, तो घटाना नहीं, एक बार एक्स्ट्रा लेना है। 3 चौक 12, मैंने कितना ज्यादा लिया, तो मैंने लिया 200 ज्यादा। कितनी वैल्यू ज्यादा ली, 200, तो संख्या बन गई जी भाई, संख्या ये बन जाएगी 100 200। भाई यही 6 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी जो इनसे विभक्त हो रही है। अब ये आपसे कह रहा है कि 9 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो एक चैप्टर है डिजिट सम, वो ये बात बताता है कि जब कभी 9 का भाग देना हो तो बस संख्या के अंकों को जोड़ दो, वो संख्या के अंकों को जोड़ने के बाद जो योग आएगा वो संख्या का शेषफल होगा। तो 2 और 1 3, तो बस आंसर कितना आ गया इसका, 3 आ गया। आप भाग करके देख लेना, उत्तर 3 ही आएगा। जब भी 9 का भाग किसी संख्या में करना हो तो जो संख्या के अंकों का सम होगा, जो संख्या के अंकों का सम होगा वही 9 से भाग करने पर शेषफल भी होगा। देखो अगला प्रश्न, ये कह रहा है 18 और 32 का मध्यानुपाती क्या होगा। आपको पहले भी बताया था, मध्यानुपाती तृतीयानुपाती से सबसे ज्यादा प्रश्न आए। मध्यानुपाती का फॉर्मूला रहता है अंडररूट ए बी, अंडररूट ए बी, अंडररूट ए का मान 18, बी का मान 32। 18 को आप ऐसे लिख सकते हैं 9 गुणा 2, और 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 16। जिसका पेयर कंप्लीट वो बाहर, यहां 3 आ गया, यहां 2 आ गया और यहां 4 आ गया, तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, 4 दूनी 8 8 तिया 24। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, जो आपका क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें बढ़िया से समझ में आई होंगी, और अगर बढ़िया से समझ में आई है तो भाई वीडियो को शेयर जरूर करते रहें, ताकि टॉप 20 सीरीज ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंटों पर पहुंच सके। और बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में इसी मेहनत के साथ। जय हिंद, जय भारत।